तो गाइस ये साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। हम यहाँ से पढ़ेंगे 1.4 सैप्रोट्रॉप से। यू माइट हैव सीन पैकेजेस ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। यू हैव ऑल्सो seen fluffy umbrella-like patches on growing in moist soils on rotting wood during the rainy season। मतलब कि आपने कुछ पैकेट्स देखे होंगे जो मार्केट मशरूम की खरीदते हैं लोग, उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन फ्लफी टाइप का अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग मशरूम कहते हैं और रेनी सीजन में वो पाए जाते हैं। फिगर 1.7 में है, ये देखिए यहाँ पर ये फिगर 1.7 है। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrition they need to survive and from where they get them। बोझो का एक क्वेश्चन है। बोझो wants to know how these organisms acquire nutrients। they do not have mouths like animals do। they are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। एक्टिविटी 1.2 है इधर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them। मतलब कि एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बोला गया है एक ब्रेड को गीला करके, पानी से गीला करके हम उनको रख देना है कहीं पर भी वार्म प्लेस में 2-3 दिन के लिए, जब तक उसमें कुछ फ्लफ़ी टाइप के सब्सटेंस नहीं होते। ऐसे टाइप के एकदम फ्लफ़ी टाइप का हो जाएगा, पीला पीला टाइप का हो जाएगा, उसको हम लोग फंगी बोलेंगे। फंगी ऑन ब्रेड, फंगस। फिगर 1.18 ये बता रहा है। फिगर 1.18 ये देखिए, ये वाला है। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass। Write down your observation in a notebook। You will see cotton-like threads spread on the piece of bread। मतलब कि आपने कुछ कॉटन टाइप का थ्रेड्स देखे होंगे ब्रेड के पीस में। These organisms are called fungi। फंगी मतलब फंगस, जो इधर उधर कहीं पर बारिश के मौसम में लग जाती है, यही ब्रेड में भी लगी हुई है। They have a different mode of nutrition। They absorb the nutrients from the bread। This mode of nutrition in which organisms take nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। This mod, ये जो मॉड है, इस मॉड में ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशंस लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर। जैसे कि कुछ भी डेड चीज़ है उसको, डिकेइंग मैटर कुछ भी ख़राब चीज़ है उससे न्यूट्रिशंस लेते हैं। उस न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। तो यहाँ पर सैप्रोट्रॉफ है, हम लोग इसके पहले पढ़े थे यहाँ पीछे हेट्रोट्रॉफ। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that they are left in hot and humid weather for long time। फंगस कहीं पर भी ग्रो कर जाता है, जैसे कि पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड कोई भी आर्टिकल में कहीं पर भी ग्रो कर जाता है जब कहीं गरम नमी टाइप की जगह में बहुत दिन के लिए रखा रहता है। तो आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर वेयर दे लैंड ऑन। अगर पहेली का क्वेश्चन है, पहेली इज नीड टू नो whether her beautiful shoes which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season। She wants to know how fungi appear suddenly in the rainy season। पहेली पूछ रही है कि मेरे जो ब्यूटीफुल सुंदर से मेरे जूते हैं जो मैं कभी कभी पार्टी में पहन के कहीं पर भी पहन के जाती हूँ, उसमें जब बारिश आई तो अचानक से उसमें फंगी लग गया, उसमें फंगस लग गई। तो इसका आंसर हमको अगले पैराग्राफ में पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे। बोजो says once his grandfather told him that his wheat fields are spoiled by fungus। He wants to know if fungus cause disease also। बोजो के जो ग्रैंडफादर थे उनका जो खेत था, खेत में भी फंगस लग गई थी खूब सारी। तो ये जानना चाहता है कि क्या फंगस खाने से हम लोगों को कोई डिसीज़ हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, फंगस बहुत ख़राब चीज़ होती है, उसको नहीं खा सकते हैं हम। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगस लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। और आपको पता है कुछ जो फंगस होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं, पर जो कुछ फंगस होते हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे कि जो फंगस होता है यीस्ट और मशरूम में होता है वो अच्छे होते हैं, हेल्थ देते हैं हम लोगों को।
और जो कुछ फंगस होते हैं जो कि प्लांट एनिमल में लग जाता है, और कुछ कुछ हम लोगों के शरीर में भी होते हैं, वो फंगस गंदे होते हैं। सम फंगस आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, कुछ फंगस ऐसे टाइप के भी होते हैं जिसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। वेट वार्म थिंग्स दे जनरेट एंड ग्रो। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर, न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साथ में रहते हैं, साथ में अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं, अपने न्यूट्रिशंस, हम लोग खाना भी शेयर करते हैं, अपनी रहने की जगह भी शेयर करते हैं। उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंगी होते हैं जो कि पेड़ की जड़ होती है ना, रूट्स में रहते हैं। The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. तो जो प्लांट होता है, प्लांट प्रोवाइड कर देता है उसको न्यूट्रिशन फंगस को, ताकि उसकी हेल्थ बनी रही, और जो इन रिटर्न, उसके रिटर्न में फंगस उसको न्यूट्रिशंस और पानी देता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस। लीचेंस नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एक लीचन नाम का भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, और वो उसको हम बोलेंगे काई। हम लोग उसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। एल्गी और फंगस भी रहते हैं एक साथ, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग लीचेंस बोलते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर एंड वाटर एंड द मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर द फंगस। मतलब कि अब इस जगह पे उल्टा हो रहा है। जो फंगस है, फंगस शेल्टर भी दे रहा है और न्यूट्रिशंस भी दे रहा है, और उसके अपोजिट इन रिटर्न में जो एल्गा है वो दे रहा है, उसके लिए खाना प्रिपेयर करता है फंगस के लिए। तो अब यहाँ पर हमारा एक नया टॉपिक आता है 1.5 हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन farmers spreading manure fertilizer in the fields or gardens, using them in lawns or pots? Do you know why this is done? You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep declining. Fertilizers and manures, आपने देखा होगा फार्मर्स कुछ मैन्योर फर्टिलाइजर स्प्रेड करते रहते हैं अपने फार्म में, ताकि वो अच्छे रहे, एकदम हेल्दी ग्रो करें, हम लोग को न्यूट्रिशंस दे अपने ग्रो हो जाने के बाद। तो ये क्यों होता है आपको पता है? आगे पैराग्राफ में हम लोग को पता चलेगा। देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिशंस एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो जो ये है ना फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो फार्मर्स ऐड करते हैं, इसमें अब पता चल रहा है कि इसमें क्या मिला रहता है। इसमें मिला रहता है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, और भी बहुत तरह की गैस वगैरह कुछ मिलाए जाते हैं। दीज न्यूट्रिशंस नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये फर्टिलाइज़र को हम लोगों को डालना पड़ता है मिट्टी में, ताकि वो अच्छे से उगता रहे। एक समय के समय से हम लोगों को टाइम लिमिट पर डालना पड़ता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम इस चीज़ को डालेंगे तो हम पेड़ों को हेल्दी रख सकते हैं, और ये बहुत दिन तक ग्रो करेंगी। ये जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स हैं, हम लोग इसको हिंदी में खाद बोलते हैं, जो कि पेड़ों में मिलाई जाती है। यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen. Gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manure. They can use carbon dioxide. मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स मैन्योर भी यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड से अपना काम चलाते हैं, अपने आप को यूज़ करते हैं। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. तो एक ना रिजोबियम करके होता है जो कि नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है प्लांट, और एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो उसको यूज़ करता है। रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, so it lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other leguminous and provides them with nitrogen. तो जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना नहीं बना सकता है,
ग्राम के रूट्स में रहता है, ग्राम पेड़ के पीस, मूंग दाल, ये सब जितने भी होता है सब में रहता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ये प्रोवाइड करती है उनको फूड शेल्टर रिटर्न में। दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। तो जो ये रिटर्निंग अपना ये हो जाता है, इन दोनों की रिलेशनशिप हो जाती है तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करते हैं, तो फार्मर्स खुश रहते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses dals are obtained from the leguminous plants. In this chapter you learned that most plants are autotrophs, only few plants are parasitic or saprotroph. They derive nutrition from organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals' food. Can we say that the insectivorous plant are partial heterotrophs? मतलब कि आप इस चैप्टर में पढ़े कि आधे से ज़्यादा जो प्लांट होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं, और कुछ ही होते हैं जो सैप्रोट्रॉफ होते हैं। They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs. बाकी लोगों की तरह ही एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड और शेल्टर वगैरह के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंसेक्टिवरस जो प्लांट है वो भी एक हेटेरोट्रॉफी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर कीवर्ड्स है ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवर्स, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा। यहाँ पर दिया गया है व्हाट वी हैव लर्नड। तो फिर यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज आती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो यहाँ पर आएगा ऑटोट्रॉफ। बी, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। तो यहाँ पर आएगा स्टार्च। आंसर, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इधर का आंसर आएगा क्लोरोफिल। जो पिगमेंट होते हैं ना, हम लोग पढ़े थे पिगमेंट, उसको क्लोरोफिल, इसका आंसर क्लोरोफिल। डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्रोसेस होता रहता है फोटोसिंथेसिस का तो प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो ऊपर में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे में आएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन 7, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर विद ब्रांच्ड स्टेम। इसका आंसर आएगा कस्कटा अमरबेल, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे। अ प्लांट दैट इज पार्टली ऑटोट्रॉफ, एक प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफ है। पिक्चर प्लांट, इसका आंसर है पिक्चर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सक्लूड गैसेस, एक पोर्स जो होता है जिसमें गैसेस अपना एयर छोड़ती हैं, इसका आंसर है स्टोमेटा। क्वेश्चन 8, टेक द करेक्ट आंसर। कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेकेंड आएगा इसका आंसर पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज, इसका आंसर आएगा पिक्चर प्लांट, फोर्थ। अब 9th में चलते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। क्लोरोफिल का मैच करेंगे हम लीफ से, नाइट्रोजन का मैच करेंगे बैक्टीरिया से, अमरबेल का मैच करेंगे पैरासाइट से, एनिमल्स का मैच करेंगे हेटेरोट्रॉफ से, इंसेक्ट्स का मैच करेंगे पिक्चर प्लांट से। अब क्वेश्चन 10 आ चुका है, ये ट्रू फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसका आंसर है फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। 2, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स, तो इसका आंसर भी फॉल्स है। 3 में चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, इसका आंसर है ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोटीन नहीं है क्या? तो
फॉल्स तो नहीं होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोटीन तो है, फोटोसिंथेसिस के मेथड से फूड बनता है तो फूड प्रोटीन में आता है, तो इसका आंसर ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, तो इसका आंसर है ट्रू, हाँ किया जाता है। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका आंसर है सेकंड, टोमेटो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their, क्वेश्चन 4, leaves। तो आपको भी जो करेक्ट ऑप्शन है इसके आंसर आते जाएंगे ना, तो कमेंट सेक्शन में नंबर डाल के सेंड करते जाना, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कौन कौन मेरी वीडियोस देखता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर? इसका पार्ट 2 बन चुका है, इसका पार्ट 1 भी बना है, मैं इसको ऊपर आई बटन में कहीं पर दे दूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ये चैप्टर। ये क्लास 7 का साइंस चैप्टर 1 था। तो बाय बाय।